नमस्कार, मैं नंदिनी नागर। हम वो नहीं जो वक्त के सांचे में ढल गए, हम जब भी चले वक्त के सांचे बदल गए। आप देख रहे हैं वर्ड हेडलाइन। आज हम जिस खबर से आपको रूबरू करने जा रहे हैं उसमें सरकारी डिपार्टमेंट के शीर्ष लोगों द्वारा विभागीय नियम कानून के गलत उपयोग की दास्तां है, तो दूसरी तरफ कानून के जानकार एक विद्वान वकील द्वारा रची गई एक ऐसी पटकथा है जिसमें रणनीति बनाकर अपने ही साथी सदस्यों को गुमराह कर की गई ठगी भी है। इस खबर में भ्रष्टाचार, घपला, कपट, अमानत और खयानत प्रथम दृष्टया ही नजर आता है। इस समाचार में कानून का दुरुपयोग है तो संविधान की धज्जियां बार बार उड़ाई गई हैं। निज हित के लिए सिर्फ एक ही अपराध होना बाकी है, वो आवाज उठाने वालों की आवाज को सदा के लिए दफन कर देना है। हम अपने दर्शकों को ये भी बता देते हैं कि ये शर्मनाक खेल जिस संपत्ति के लिए खेला जा रहा है उसकी बाजारू कीमत करीब 250 से 300 करोड़ बताई जा रही है। अब इस खबर को आपको कुछ विस्तार से बताते हैं। साथ ही ये निवेदन भी करते हैं कि कई सप्ताह की मशक्कत के बाद हमें जो सबूत हासिल हुए हैं उनको किसी छोटी सी खबर में बता पाना संभव नहीं है। इसलिए हमारी ये खबर कुछ लंबी जरूर हो सकती है, मगर आपको झंझना देगी। हमारी जांच पड़ताल की भनक शायद विकास प्राधिकरण और भू माफियाओं को लग गई है। इसीलिए बीती रात आनन फानन में बीकेडीए ने अपना दामन बचाने के लिए कोशिश शुरू कर दी है। तो आइए शुरू करते हैं ये समाचार। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल ये कहानी शुरू होती है आज से 45 साल पहले 26 दिसंबर 1980 से, जिस दिन अधिवक्ता सहकारी आवास समिति का गठन हुआ। उस दौर की बात करें तो समिति का मुख्य काम समिति सदस्यों को आवास संबंधित योजनाओं में शामिल कर लाभ दिलाना आदि था। उस मंदे जमाने में जब लोगों का वेतन 50 रुपये से 150 से 200 रुपये तक मासिक हुआ करता था, तो उस समय समिति के सदस्यों से 500 से 1,500 रुपये तक सदस्यता शुल्क लिया गया था। करीब 1983 में अधिवक्ता सहकारी आवास समिति सक्रिय हुई और समिति ने 1985 से 1990 के करीब मुख्यालय के नजदीक के गांव अकबरपुर के क्षेत्र में कई बेनामे कराकर जमीन खरीदी थी, जो करीब 27,000 वर्ग मीटर बताई जाती है। हमें प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि जब उक्त समिति रजिस्टर्ड हुई तब विकास प्राधिकरण इस भूमि पर लागू ही नहीं था और तभी करीब 71 समिति सदस्यों को प्लॉट आवंटित किए गए। हमको उस समय के दस्तावेज में उन सदस्यों की एक सूची भी प्राप्त हुई जिनको आदर्श विहार कॉलोनी के नाम रखकर सदस्यों को प्लॉट आवंटित किए गए। कुछ समिति सदस्यों ने अपने अपने आवंटित प्लॉट पर निर्माण कार्य भी कर दिया था। इस सूची को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस सूची के सदस्यों के बारे में भी हम आगे चर्चा जरूर करेंगे। समय आगे बढ़ता गया, इसी बीच बुलंदशहर विकास प्राधिकरण भी अपने अस्तित्व में आने लगा और यहीं से भ्रष्टाचार ने अपना पहला कदम भी उठाया। 1995 में अधिवक्ता सहकारी आवास समिति ने प्राधिकरण से नक्शे की सशर्त स्वीकृति हासिल कर ली, परंतु विकास शुल्क जमा नहीं किया, जिस पर प्राधिकरण के तत्कालिक अधिकारियों ने कार्रवाई भी की। दूसरी तरफ सहकारी समिति का हवाला देते हुए विकास शुल्क से निजात पाने के लिए समिति के सचिव द्वारा पहले मेरठ कमिश्नर और बाद में विकास शुल्क माफी के लिए हाई कोर्ट इलाहाबाद का दरवाजा खटखटाया। इसी बीच भ्रष्टाचार भी अपना चक्रव्यूह रचता रहा, जिसे हम आगे बताएंगे। वक्त गुजरता रहा और साल आ चुका था 2012। इसी वर्ष 22 फरवरी 2012 को माननीय हाईकोर्ट इलाहाबाद के न्यायमूर्ति श्री अरुण टंडन ने उक्त विषय में अपना आदेश देते हुए अधिवक्ता सहकारी आवास समिति को प्राधिकरण द्वारा मांगी गई विकास शुल्क से निजात पाने के लिए प्रदेश शासन की शरण में जाने की नसीहत दी। हाईकोर्ट का वो आदेश हम अपने दर्शकों के लिए स्क्रीन पर जारी कर रहे हैं, जो आप भी देख सकते हैं।
यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि अभिवक्ता समिति ने आज तक भी इस तरफ क्या कार्रवाई की हमें नहीं पता। हाँ, कुछ और ज़रूर हुआ है। हमारे सूत्र बताते हैं कि इसी समय कुछ प्रॉपर्टी डीलर या भूमाफिया किस्मी लोगों का साथ अभिवक्ता सहकारी आवास समिति के कार्यकर्ताओं से गठजोड़ हो गया और इन्हीं के साथ विकास प्राधिकरण के तत्कालीन कारकुनों से भी रिश्ते बन गए। ये भी बताया जाता है कि प्राधिकरण में वर्षों से स्टेनो बनकर तमाम मामलों में अपनी गोटियां खेल रहे एक टाइपिस्ट ने इस पूरे मामले में बड़ी और गुमनाम भूमिका निभाई है। इस सब के पीछे शायद जमीनों की बढ़ती कीमत मुख्य वजह रही हो। शायद अभिवक्ता सहकारी समिति के पदाधिकारियों को पता हो गया था कि जो जमीन उन्होंने बहुत कम कीमतों पर खरीदी थी, प्राधिकरण आने के बाद उसकी कीमत आसमान छूने लगी थी। लेकिन पूर्व आवंटियों के रहते पदाधिकारियों को इसका लाभ तभी मिल सकता है जब वे पूर्व आवंटियों को रास्ते से हटा दें, और ये सब ज्ञान शायद टाइपिस्ट ने ही दिया हो। बहरहाल, इस टाइपिस्ट की अनेक हरकतें गंभीर जांच की अपील करती हैं, लेकिन पूर्व आवंटियों के रहते पदाधिकारियों को इसका लाभ तभी मिल सकता है जब वे पूर्व आवंटियों को रास्ते से हटा दें, और ये ज्ञान शायद टाइपिस्ट ने ही दिया हो। बहरहाल, इस टाइपिस्ट की अनेक हरकतें गंभीर जांच की अपील करती हैं। हम उस पर कभी अलग से चर्चा करेंगे। अभी समिति के मामले पर खुद को केंद्रित करते हैं। 2012 के बाद विकास प्राधिकरण ने आदर्श विहार के पूर्व आवंटियों के अनेक निर्माण, जिनमें कुछ बन चुके थे और कुछ अधूरे थे, पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। दूसरी तरफ समिति सदस्यों को निकाल और नए सदस्यों को समिति में लाने का कार्यक्रम भी अंदरूनी तौर पर जारी रहा। वर्ल्ड हेडलाइन को सूत्रों द्वारा ये जानकारी मिली है कि कुछ भूमाफिया और कॉलोनाइजर्स ने कुछ समिति सदस्यों को डरा धमका कर या छोटी मोटी धनराशि देकर उनसे शपथ पत्र ले लिया है। हालांकि ये जांच का विषय है कि उन्होंने किन परिस्थितियों में खुद को इस प्रकरण से अलग किया। इस पूरे प्रकरण में समिति के सदस्य और प्लॉट आवंटियों में से एक राजेंद्र सिंह से वर्ल्ड हेडलाइन के संपादक चक्रपाणी चक्र की बातचीत हुई, जिसमें श्री राजेंद्र जी कई महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी देते हुए हमें क्या बताते हैं, सुनिए। क्योंकि वे अब अपनी प्रार्थना लेकर माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद पहुंच चुके हैं और हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में प्राधिकरण को नोटिस भी जारी कर दिया है। इस वक्त हमारे स्क्रीन पर मौजूद हैं राजेंद्र सिंह साहब, जो इस समिति के फाउंडर मेंबर हैं। उन्हीं से जानते हैं कि क्या कहानी है और क्यों BKDA को उन्होंने हाई कोर्ट के दहलीज पर खड़ा कर दिया है। सबसे पहले आपका स्वागत है राजेंद्र सिंह साहब। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो मैटर है, बड़ा चर्चाओं में है आपका मैटर, और अभी 19 तारीख इसमें हाई कोर्ट में थी और बड़ी नज़दीकी तारीख बताया जाता है 8 या 9 तारीख फिर से जनवरी में दे दी गई है, जबकि हाई कोर्ट में तो बड़ी लंबी लंबी तारीखें भी लगती हैं और लोग कहते हैं कि हाई कोर्ट का रास्ता तो बहुत लंबा है। ऐसा क्या आपके मैटर में है कि जो हाई कोर्ट ने भी इस पे इतना सख्त संज्ञान लिया है? मैं सख्त इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हाई कोर्ट बड़े आराम से न्याय देती है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अब अभिवक्ता जो सहकारी आवास समिति है, इसका कब स्थापना हुई और आप इसमें किस हैसियत से काम करते रहे हैं? सर्वप्रथम तो मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप इस विषय में यहाँ तक आए और आपने इस संबंध में पूरा प्रयास किया। जी 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 जी, मैं आपको अपनी आत्मा से बधाई देता हूँ। जी शुक्रिया शुक्रिया। इस संबंध में आपको प्रारंभ से ही मैं बताता हूँ। जी, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि प्रश्नगत अभिवक्ता सहकारी आवास समिति लिमिटेड पंजीयन संख्या 314
का सन 1980 में रजिस्ट्रेशन हुआ था। सहायक निबंधक एवं सहायक आवास आयुक्त उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद लखनऊ में पंजीकृत हुई थी। जो निबंधक व सहकारी आवास समितियां उत्तर प्रदेश शहरी क्षेत्र लखनऊ द्वारा सन 1979 से अनुमोदित है। अच्छा सिंह साहब, मुझे ये बताइए कि आप बतौर इसमें क्या थे, फाउंडर मेंबर थे या बाद में आपने ज्वाइन किया? फाउंडर मेंबर में मैं सन 86 से मैं इसमें मेंबर बनाया। अच्छा। श्री विजेंद्र पाल सिंह के बहनोई श्री ठाकुर चंद्रपाल सिंह जो सिविल लॉयर थे इसी बुलंदशहर में जजी कोर्ट में, जो बहुत ही इंटेलिजेंट और ईमानदार रहे, उनसे मेरा अच्छा परिचय था। रनहरा के मेरे झाझर के पड़ोस के रहने वाले थे। अच्छा। एक ही मकान में हम रहते थे किराए पर। तो उन्होंने मुझे जब ये मामला उस समय जिस समय ये रजिस्टर्ड हुई तो कितने मेंबर थे इसमें? उस समय इनके मेंबर चौधरी प्रताप सिंह थे सचिव। अच्छा। और अध्यक्ष थे पदम सिंह। अच्छा। तो कम मेंबर थे उस समय, कितने होंगे अंदाजे? लगभग 40-50 होंगे अंदाज से। मुझे डिटेल तो नहीं पता, लेकिन होंगे 40-50 तो। अच्छा अच्छा। लेकिन उसके बाद मेंबर इनके बढ़ते गए और इसी बीच में जब ये रजिस्टर्ड हो गई तो इसमें कुछ पैसा वैसा भी डाला गया था? हाँ, पैसा डाला। हम लोगों ने मेंबरशिप का 600 रुपया पर मेंबरशिप का जमा किया, उसकी रसीद है हमारे पास। अच्छा। उसके पश्चात जब ये 83 में बता रहा हूँ मैं, चौधरी प्रताप सिंह से हमारे अध्यक्ष महोदय पदम सिंह जी की अनबन हो गई, तो उन्होंने प्रताप सिंह से चार्ज को हटा के विजेंद्र सिंह को दे दिया। अच्छा, सिर्फ उन्होंने दिया या सभी सदस्यों ने निर्णय लिया? केवल पदम सिंह जी ने, बताया गया कि पदम सिंह जी ने ही उनको हटाया था, जैसा बताया गया। ठीक है। किस बात के लिए हटाया गया था? कि ये सचिव पद से नहीं, सचिव पे तो पदम सिंह थे उस समय। नहीं, अध्यक्ष थे वो। पदम सिंह अध्यक्ष थे और सचिव थे चौधरी प्रताप सिंह। तो ये वीरेंद्र जी जो आए हैं वकील उनके साहब, बाद दिया पदम सिंह जी ने, चौधरी प्रताप सिंह जी के बाद चार्ज दिया इनको। अच्छा, तो ये इनकी क्या कमी रही, कैसे अनबन हो गई? अनबन होगी अब ये तो मुझे नहीं पता, मैं तो इन चीज़ों को नहीं जानता, लोग बताते थे। अच्छा, 86 में जब आप आए, हाँ, 1986 में, तो मुझे ठाकुर चंद्रपाल सिंह ने इसका मेंबर बना लिया। अच्छा। 600 रुपये मैंने दे दिए, मेंबर बना लिया। अच्छा। बोले आप प्लॉट लीजिए। मैं बोले मुझ पे इससे पैसे नहीं है, मैं नहीं ले पाऊंगा। तो नहीं कुछ, तो मैंने इधर उधर से कर आके कर्ज पानी कर करके मैंने पैसे दे दिए। मुझे अलॉटमेंट उन्हें 200 वर्ग का कर दिया, दे दिया। अच्छा। और वीरेंद्र सिंह ने ये ज़मीन इन लोगों ने ही खरीदी पैसे से। अच्छा। मेंबरशिप के से उससे अकबरपुर, ग्राम अकबरपुर है ये। हाँ हाँ। परगना तो ये बरन। जो जमीन खरीदी गई है साहब, ये समिति के नाम खरीदी गई या व्यक्तिगत खरीदी गई? नाम तो समिति का है, लेकिन विजेंद्र सिंह ने नाम विजेंद्र सिंह ने अपना डाल रखा है उसमें। मैंने बैना में देखे। तो कैसे डाल रखा है? दे देगा लोग का विजेंद्र सिंह सचिव भला ये तो होता ही है, चूंकि बैना में तो सचिव ही करेगा ना। हाँ, तो सचिव के नाम से डाल रखा है या मतलब समिति का नाम ही नहीं है? नहीं, समिति का नाम है। हाँ हाँ, इसमें समिति का नाम है। तो फिर तो समिति के नाम से बोली हाँ, जाए। समिति के नाम से ही बोली जाए जी। उसके बाद जब बैना में हो गए तो जरारी साहब एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उनसे उन्होंने मौके पर नाप फाप करके वो नक्शा बनाया लेआउट, जिसमें सड़क 4 प्रकार के ABCD जी श्रेणी के प्लॉट बनाए। ये ABCD का क्या मतलब है? ABCD का मतलब है 500 वर्ग, 300 वर्ग, 200 वर्ग और 100 वर्ग। अच्छा अच्छा। इस तरह के प्लॉट बनाए जिसमें गेस्ट हाउस भी था और स्कूल भी था, पार्क भी था, मंदिर भी था। अच्छा, हाँ, ये 30 सब। फीट चौड़ी सड़क थी अच्छा। और 24 फीट लिंक रोड थे उस समय जिस समय ये कॉलोनी काटी गई, नगर पालिका के क्षेत्र से बाहर थी, अधिकार क्षेत्र से। अच्छा। और BKDA के अस्तित्व में आने से पहले ही जी, ये हम मौके पर हमारे नाप के हमें कब्जा दे दिया गया और BKDA का अस्तित्व बाद में हुआ। अच्छा, यानी BKDA से पहले ही। हाँ, हमें अस्तित्व जिसका सबूत है हमारे पास स्वयं विजेंद्र सिंह का लिखा अच्छा, ये हुआ। जो आप कह रहे हैं कब्जा दिया गया, इसका बैनामा हुआ, रजिस्ट्री बैनामा हुई? नहीं, हम अलॉटमेंट का, जो अलॉटमेंट कर दिया हमको भूखंडों का, वो कागज हैं आपके हाँ, पास? हमारे पास हैं, रसीदें हैं। हमने रसीदें सब जगह लगाई हैं। हाँ। शिकायत अच्छा, ये में- कितनी शिकायत जमीन कुल मिला के कितनी जमीन थी लगभग? लगभग 38 बीघे से ऊपर थी। मीटर में कितना समझें? मीटर में तो 27,709 वर्ग मीटर के लगभग।
27,700, ये तो बड़ी ज़मीन हो गई साहब। हाँ, बड़ी नबी जमीन थी, लेकिन उन्होंने इसमें भी घपला किया विजेंद्र सिंह ने। वो क्या? कुछ जमीन को मौके पे महेश लोधी को गाटर संख्या, महेश लोधी ने इन लोगों ने, माफियाओं ने गाटर संख्या लिए हैं 426, 427, 428, 430, जो जीटी रोड के सहारे हैं। इनका बंदोबस्ती रकबा कम है। हाँ। इनमें इन लोगों ने गाटर संख्या 425 जो चकमार्ग का है उसे भी अपने में मिलाकर रकबा वहाँ बढ़ा लिया और जबरदस्ती करके अपना बढ़ाए हुए है बंदोबस्त। ये जो माफिया कह रहे हैं, आप किसको कह रहे हैं? महेश लोधी एंड कंपनी को। तो महेश लोधी ने तो पैसे दिए होंगे ना इनको? पैसे दिए होंगे तो हमारी कंपनी हमें थोड़ी दी है। हम तो माफिया, हमारी जमीन को क्यों ले रहा हूँ? अपनी जमीन को जिसको ले उसको ले। तो क्या महेश लोधी के नाम बैनामा वगैरह? बैनामा नहीं हुआ। सन 16/1/2022 में इसी के फार्म हाउस में, अच्छा, जो डीएम रोड पर इसका फार्म हाउस है, यस फार्म हाउस के नाम से, उसमें विजेंद्र सिंह ने मीटिंग की 16/2/22 को और 10,500 के रेट से उनकी नीलामी के लिफाफे खोल दिए महेश लोधी के नाम से। अच्छा। जब हमारे मेंबर वहाँ पहुंचे, जैसे गुरमीत कोहली आदि पहुंचे कि भाई, उन्होंने पूछा आपने चेक वेक लिया? कि जी हमने ले लिए हैं 3 करोड़ रुपए के चेक वेक, और दिखाया कुछ नहीं। और फिर उसे नीलामी को भी पी गए, हमारे पैसे ने जमा किए पी गए, मेंबरशिप को भी पी गए, और बाला ही बाला जमीन को जबरदस्त की कानून कूटनीतिक साजिश के तहत महेश लोधी को विक्रय कर दिया और पैसा भी 1,85,00,000 जमा करा दिया। शेष 4 किस्तें बनवा दी और अन्य केस के लिए एक एटा का, पंजाब नेशनल बैंक में एटा का ठाकुर ही है कोई चौहान, उसके माध्यम से मैनेजर, उसके माध्यम से विजेंद्र सिंह इस कंपनी को लोन दिलवा रहे हैं। अच्छा, लोन भी दिलवा रहे हैं? लोन भी दिलवा रहे हैं। क्यों साहब? ये कितनी महेश लोधी को जो एक्वायर कराई गई, उसके कब्जे में दे दी गई ज़मीन, ये लगभग कितना रकबा है, कितने मीटर है? हमने बताया ना 27,709, 23,178 मीटर का इन्होंने नक्शा दायर किया, 24,110 का बीकेडी ने पास किया। सब घपला हुआ, कोई भी सिद्ध नहीं हो रही चीज़, कहीं भी दायरा कोई भी चीज़। इन्होंने जो नक्शा पास कराया वो कब कराया? वो नक्शा है आपके पास? शुरू सबसे पहले 3/6/95 में कराया। 3/6/95 में? जी। यानी उसके बाद भी नक्शा बना है इसका? वो पहले सबसे पहले ये हुआ 3/6/95 में नक्शा पास। अच्छा, 3/6/95, और उसके बाद? मैं बता रहा हूँ सारी बात अब। जी। जब ये पास हो गए तो जब बीकेडी आ गई 27/9/1988 में। अच्छा। एल यानी समन पत्रावली संख्या 14/88 इन्होंने दायर की। हमने शुरुआत में आपको बताया था कि जब से हमारी टीम इस मामले में सक्रिय हुई है, इसकी भनक शायद बीकेडीए समिति पदाधिकारियों और भूमाफियाओं को लग गई है और तभी से ही प्राधिकरण के अधिकारी अपना दामन बचाते नजर आते हैं। इस जारी पत्र को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। किसी शायर ने कहा है, जो अक्सर वर्ड हेडलाइन भी चरितार्थ करता है, हमने जब भी पंख खोले हैं उड़ानों के लिए, हम चुनौती बन गए हैं आसमानों के लिए। और ये खबर भी एक चुनौती नजर आती है। आइए अब सुनते हैं राजेंद्र सिंह से हुई बातचीत का शेष भाग। ये कितने भूखंड थे पहली बार में? 71 71 जी। उसके बाद 3-3.5 साल बाद इन्होंने मिलकर विजेंद्र सिंह ने खूब सी साजिश रची और इन्हें भूखंडों को तोड़कर पुनः संशोधित करके दोबारा नक्शा डालना चाहा, लेकिन वो बीकेडीए ने अपने पत्र संख्या, मैं दे दूंगा आपको पत्र संख्या 7810 दिनांक 27/9/2094 को माना नहीं कि हम चूंकि कब्जा मौके पर दिया जा चुका है इसलिए हम इस संशोधन को नहीं मानते हैं और उनको अवॉइड कर दिया। खुले स्थान का प्रावधान कर दिया। महायोजना के अंतर आवासीय सिद्ध है, कागज है हमारे पास सबूत है इस चीज़ का, और सारे सबूत हमने शिकायतों में और रिट में भी दिए हैं और दोबारा भी हम रिट की तैयारी में बहस में लगे हैं। उस समय में कब डाली थी आपने रिट? रिट में हमने पिछले महीना डाली है। नहीं, जो पहले वाली रिट? पहले वाली कभी नहीं, यही डाली है हमने। अच्छा। पहले शिकायत की है बस। 11/6/2024 से हमने शिकायतें शुरू करनी। अच्छा। उसके बाद लगातार करें, जब कोई नहीं सुनना फिर हमने, जब ये नहीं सुन रहे तो लगातार फिर सुन लो। उसके बाद अवॉइड कर दिया, फिर ये चलता रहा। फिर ये 6/6/1995 में नक्शा खारिज हो गया।
जिला स्तर से, BKDA से, जी बुलंदशहर से। उसके बाद ये मेरठ मंडल में गए, वहाँ भी खारिज हो गया सन 2011 में कालबंधन के ऊपर। उसके बाद ही रिट में गए, 9381 रिट 2012 में रिट दायर करी, वहाँ भी रिट खारिज हो गई। परंतु श्री अरुण टंडन जी न्यायमूर्ति ने, कोर्ट नंबर 15 ने अलग से एक आर्डर दे दिया कि, अभी बता रहा हूँ मैं उस आर्डर को पढ़ के बता रहा हूँ आपको। अलग से एक आर्डर दे दिया कि आप वहाँ जाएं शासन में, अच्छा शासन में जाकर पिटीशन दायर करें और वहाँ अपने मामले को तय कराएं। शासन में ये गए और वहाँ रिप्रेजेंटेशन डाला, परंतु वो अभी तक तय नहीं हुआ है। अच्छा, इतने लंबे अरसे में भी? हाँ, तय नहीं हुआ है। इन्होंने पैरोकारी नहीं की, जानबूझ के इन्होंने डाला रखा और यहाँ बीच में ये दूसरा नक्शा बीच में डाल दिया आके, एक नया नक्शा। तो ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया एक तरह से। नया नक्शा अभी और सुनिए, अभी नया नक्शा फाइल 50 नंबर की फाइल, समन पत्र 50 नंबर की, महेश बिहार के नाम से महेश कुमार भूमाफिया एंड कंपनी से डलवाई, जिसमें हमारी कॉलोनी के नंबरों को गाटा संख्या 431, 432, 433 और 441 को भी समाहित कर दिया, जिसके संबंध में BKDA ने स्वयं ने जवाब मांगा इस फाइल पे। अच्छा। इन पर आज तक उस चीज का जवाब नहीं दिया गया, तो इन्होंने वहां पर भरा शुरू कर दिया। BKDA ने उसके खिलाफ FIR कर दी, जो मिसिल पर BKDA में उपलब्ध है। 541 उसका लास्ट में 541 है। BKDA ने जब इनके ऊपर FIR कर दी, जैसा और आप बता रहे हैं, बोर्ड भी लगा दिया अवैध का, फिर उसके बाद समझौता कर लिया, अपना स्वार्थ पूर्ति कर लिया। ऐसा कैसे BKDA कर सकता है? उनका अपना रूल है, ये तो काम करते हैं BKDA। FIR किस सन में हुई? सन 2022 में। 2022 डेट भी बता दूंगा पढ़ के। और अब ये जो 23 से शायद अंकुल लाठर साहब हैं, नहीं 2022 से ही है। अच्छा। और तीसरा फिर इन्होंने वो L50 फाइल वो अलग कर दी और उसका जवाब ना दिया। उसके बाद तीसरा नक्शा फिर पड़ा 30/1/2023 में। अच्छा, फिर डाल दिया 23,178 वर्ग मीटर का नक्शा डाल दिया और BKDA ने नक्शा पास करा 24,110 का, दायरा 23,178 का और आदेश 24,110 का। इस प्रकार सिद्ध हो गया कि दायरा जब गलत था तो नक्शा पास नहीं होना चाहिए था। किसी भी कोर्ट में यदि दायरा गलत होगा तो पहली सरसरी नोटिस पर ही वो दायरा खारिज होता है। बिल्कुल होता है, बल्कि उस पर कंटेम्प्ट भी होता है किसी ना किसी तरीके से। कंटेम्प्ट मत हो भले ही, लेकिन दायरा अगर गलत है तो वो स्वीकृत नहीं होता है। परंतु BKDA ने 23,178 के विपरीत 24,110 वर्ग मीटर का दिनांक 3/6/2024 में नक्शा पास किया है। और फिर पुनः 27/12/2024 को विजेंद्र सिंह का पेट नहीं भरा इससे जी, और भूमाफिया का पेट नहीं भरा। फिर वो कहीं 27/2 एफिडेविट दिया कि हमने 3/6/2024 से नक्शे का स्थल पर भौतिक सत्यापन किया, जिसमें एरिया तो सही पाया गया, परंतु कुछ अन्य चीजों में बदलाव पाया गया। भूखंडों का हम अगले बिंदु पर लिखा उसी के बाजार में इन भूखंडों की को बेचने के लिए हमें ग्राहक नहीं मिल रहे, बड़े भूखंड, इसलिए हमें तोड़ के बनाएंगे, तो तोड़ के ये हम इन्हें बेच देंगे। और जो शपथ पत्र मैंने हाई कोर्ट में लगाया है ये भी। तो इन्होंने कितने भूखंड बनाए फिर दोबारा से? 71 के बनाए दोबारा में। एक तो दुकान का, मतलब कुछ मार्केट बना दी, मार्केट का एक तो दुकान मार्केट की, और 89 भूखंड बना दी। 90 बनाए पहली बार में 3/6 के में। अच्छा। और उसके बाद जब 10/7/2025 और 9/7/2025 के में इन्होंने 22+8 130 बना दिए। अच्छा, 71 के बढ़ाते चले गए और मैं तोड़ के, अच्छा, जो पहले तोड़ करके और भूमाफियाओं को सुपुर्द कर दिए। जो पहला नक्शा आप बता रहे हैं, जो पहला नक्शा इन्होंने लेआउट पास कराया, उसमें मंदिर भी था, स्कूल था,
पार्क था, गेस्ट हाउस था। अब ये जो है नया वाला, इसमें अब इनमें तो ये जाने इन्होंने क्या करा, नक्शा थोड़ी उसका हमने नक्शा देखा। नहीं अभी नहीं, तक कोई हमने नहीं आपके देखा। पास नहीं देखा नहीं, है। कोई नहीं है हमारे पास। तो इस नए नक्शे को तो एडिशनल नक्शा बोला जाएगा। एडिशनल नक्शा बोला जाएगा। इसमें एक दरख्वास्त भी दे दी विजेंद्र सिंह ने कि मेरे कागज है नक्शे के, ये किसी को ना दिखाया जाए। बीकेडीए को दे दिया, उसके कागज दे दूंगा मैं, क्योंकि अच्छा। किसी को कोई भी कागज देने के लिए उन्हें स्वयं दरख्वास्त दिया, पत्र बीकेडीए में लग रहा नहीं, होगा। वो भले ही कितनी दरखास्त दे दें। इसलिए बीकेडीए केवल विजेंद्र सिंह के इशारे पे काम कर रहा है, किसी और के को ना तो किसी कागज को पढ़ता। हमने जो शिकायतें की, मैंने, गुरमीत सिंह कोहली ने, आशीष ने, गोपीचंद आदि ने, और वो शिकायतें भी बीकेडीए के अधिकारियों ने विजेंद्र सिंह को सौंप दी कि इनका जवाब और इनको संतुष्ट करके आप इनका जवाब दीजिए। विजेंद्र जवाब लेकर वाला ही वाला और अगले काम बढ़ाते रहे। ये जो पहले आपने कॉलोनी बनाई थी तो उसका कुछ नाम रखा होगा? हाँ, क्या नाम था? आदर्श बिहार। आदर्श बिहार। तो उस समय तक गंगानगर तो थी नहीं? नहीं, उस समय नहीं थी, गंगानगर नहीं थी, और विभाग ही नहीं था बीकेडीए उस समय जिले में अस्तित्व में। अच्छा अच्छा, जब बाद में हुआ ये नगर पालिका से के अधिकार क्षेत्र से बाहर थी वो जमीन उस समय। अच्छा अच्छा अच्छा। अकबरपुर गांव में ही आती थी? अकबरपुर गांव की जमीन है, भूर चौराहे से पूरब की तरफ, जीटी रोड से दक्षिण, और जो समानांतर नहर बह रही है उनके उत्तर, दोनों के बीच में है ये जमीन। गंगानगर अर्थात ट्रांसपोर्ट नगर जो बनाया है, जी जी जी, उसके बिल्कुल लगे हुई जमीन है ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जो स्थिति चल रही है, अब आपका एक रिट भी चल रही है हाई कोर्ट में, चल रही है। उस रिट के बारे में तो मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन आपने बीकेडीए को आरोपित किया है उसमें। आरोपित किया है क्योंकि बीकेडीए के इशारे पे ही तो सब काम हो रहा। कोई भी जब मामला उछलेगा तो सरकारी आदमी का सबसे पहले नियम को सरकारी आदमी संविधान के तहत काम करता है। अच्छा, दरअसल ये जर्नली देखने में इन्होंने संविधान के तहत कोई काम ही नहीं किया, आंख मीच के काम कर रहे हैं। जी जी जी। और कह देते हैं हम इसको हमने सब काम सही किया, और बहका देते हैं, सबको टलका देते हैं, शिकायत हम ना सुनते हैं और रौब और मारते हैं हम पे। हमने अनशन भी किया तो अभी नहीं सुना। सर जी, एक मैं आपसे जानना चाहता हूँ राजेंद्र सिंह साहब कि जर्नली देखने में आता है कि अधिकारी अपने ही विभाग के जो पूर्व के अधिकारी हैं उनकी बात को काटते नहीं हैं, अक्सर ये देखा जाता है। लेकिन पहले अधिकारियों ने अगर एफआईआर कराई, उसको निरस्त कर दिया, उसको सही नहीं माना, तो फिर अब ये जो वर्तमान में वीसी हैं श्रीमती डॉक्टर अंकुल लाठर जी, इनसे आप नाखुश क्यों हैं? इसी वजह से है कि ये किसी बात को सुनती नहीं है, अपने सामने किसी को समझती नहीं है। क्या आपने पद का दुरुपयोग कर रहा और किया जा रहा, और सारे हमारे जमीन को खुर्द-बुर्द करके नेस्तनाबूद कर दिया, उसे बेच दिया दूसरे के हाथों, और पैसा जमा करा दिया 1,85,00,000। नहीं तो सर आपने कुछ लिखित में इनको दिया? हाँ, शिकायत करी हमने, सबूत दिए सब। 15/7/2024 में भी हमने शिकायत करी है, 25 में भी करी है। हमें उपलब्ध कराएंगे वो शिकायत? 11/6 से हमने शिकायत करनी शुरू करी है बीकेडीए के खिलाफ। और नहीं तो उसमें आपने अपील की है कि भाई इसको सुधार दिया जाए? हाँ, हमने 11/6 से शुरू किया, सभी विभागों को रजिस्ट्री की है, 11 रजिस्ट्री एक ही दिन में की। तो उसमें क्या हुआ रिजल्ट? कुछ नहीं हुआ, इन्होंने कुछ नहीं किया आज तक, ना सुनवाई करी, और केवल हमारी 15/7/2025 की शिकायत पर थोड़ी बहुत इन्होंने नोटिस दिया, 2-4 बार बुलाए, सो फिर हमें धमकू के भगा दिया, फिर अनशन पे बैठे, फिर भी विश्वासघात करके भगा दिया। अनशन पे कब बैठे थे? अनशन पे बैठे हम पिछले महीने नवंबर में नवंबर में बैठे। अखबारों में छपी होगी? हाँ, अखबार में छपी, अखबार में निकला, मेरा फोटो है मेरे पास। अच्छा अच्छा अच्छा। अखबार में मेरा फोटो है, और उन्होंने लाठर जी ने कह दिया हमने सब सही किया, कोई अनियमितता नहीं की, कुछ नहीं की, अनियमितता नहीं की, ठीक है, हमने कुछ नहीं कहा। हम क्या कहते फिर भाई, ये तो पद है इनके पास, जिसके पास कलम है उसके पास सब कुछ ऐसा भी सुना जा रहा है कि आपने जो एप्लीकेशन दी थी, आपने जो जांच की बात कही थी, आपकी एप्लीकेशन का निस्तारण अंकुल लाठर जी ने नहीं किया, बल्कि जो सचिव हैं ये विजेंद्र जी उन्हीं के पास भेज दिया। उन्हीं के पास भेज दी हमारी शिकायत पहली 11/6 वाली, 11/6 से 15/7/2025 से पहली सब शिकायत। तो उसमें क्या हुआ फिर? उन्होंने उससे जवाब लेकर काम आगे बढ़ा दिया, और 15/7 जो बात की शिकायत है वो पेंडिंग पड़ी है अभी तक, हमारे सामने तय नहीं करी। और उसके बाद 20-25 दिन से हम कोई विभाग में ये मना करके चला है, मैं सचिव आदि मैं नहीं आऊँगा इस विभाग में, अब आऊँगा ही नहीं मिलकी। हाँ, मैं आऊँगा ही नहीं इस विभाग में। अच्छा। और मैं अपने तरीके से काम करूँगा, कानून देखेगा अब इस विभाग को। किसकी गलती मानते हैं आप? हमने अपना प्लॉट ले रहे हैं, अपना भूखंड, कोई हम किसी से दान नहीं मांग रहे हैं।
अच्छा, इसका एम क्या था? जो पीछे लौटते हैं हम, ये जो समिति है, इसका एम क्या था? एम था कि हम हमारे पास किसी के पास जो भूखंड आवंटी है, किसी के पास जनपद में कोई मकान नहीं था। एम यह था कि हम आवासीय आवास बना करके अपना वहाँ निवास करें, निवास करते आवास बनाते हैं। इसमें कुछ सेल और परचेज की भी बात थी कि समिति इस तरह का काम करेगी आगे? सेल और परचेज की बात नहीं हो सकती, क्योंकि ये सहकारी समिति है। अच्छा अच्छा। कोई प्राइवेट समिति नहीं है। सहकारी समिति में केवल मैनुअल के अनुसार काम होगा, बायलॉज के अनुसार। बायलॉज के अनुसार हम सब ने बायलॉज के अनुसार काम किया है। किसी भी मेंबर ने कोई, हमने ड्राफ्ट अच्छा, भी भेजे, जब नक्शा पास करके ड्राफ्ट भेजे सबने। आपको ये जानकारी है कि ये जो समिति है इसका चुनाव प्रक्रिया क्या है? कितने साल में चुनाव होना चाहिए? चुनाव प्रक्रिया तो विजेंद्र सिंह बता सकते हैं। हम तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल में, हमने तो सुना 3 साल में होता है कार्यकारिणी का समय। तो 5 साल, लेकिन अब मैंने पढ़ा है उसमें एक किताब में 5 साल लिख रहा। लेकिन कई बार चुनाव हो जाने चाहिए थे इस हिसाब से। हाँ, कई बार, लेकिन प्रशासक रहे हैं और ये ज़्यादातर अध्यक्ष पदम सिंह रहे हैं और यही रहे हैं। और लेकिन बायलॉज के पृष्ठ संख्या 17 के खंड ग में स्पष्ट रूप से लिखा है कि कोई भी कार्यकारिणी का, प्रबंध कमेटी का मेंबर या अध्यक्ष या कोई भी लगातार 3 बार से अधिक पदाधिकारी नहीं रह सकता। जी जी जी। जब अच्छा, ये बताइए कि जो पदम सिंह जी हैं, आपने जितने आरोप लगाए हैं वकील साहब पे लगाए हैं, जो विजेंद्र सिंह साहब हैं, पदम सिंह जी आपकी तरफ हैं या मौन है? देखिए, उनकी उम्र है 80 से ऊपर। अच्छा। और वो बाहर रहते हैं, सारे काम को ये देखते हैं विजेंद्र सिंह, और यही सारे काम को उठा पटक करे, यही मामले को ऊपर नीचे करता है, यही पदम सिंह जो शिका पढ़ा कर यही चलावेगा। अच्छा, बाकी के जो आप बता रहे हैं 71 सदस्य इसमें रहे, या वो माफ़ कीजिए 40, 71 तो आपने भूखंड बताए इसके, तो ये 40 सदस्य थे, उनमें से और भी कोई हैं आपके साथ? नहीं, अब तो 142 हैं। 142 सदस्य हैं आज की डेट में। तो तो आपकी तरफ कितने हैं, कितने इस बात को नहीं कह सकते जी, हम चुनाव के संबंध में कुछ नहीं कह सकते। हम तो केवल अपने भूखंड के संबंध में। तो ये जो इतना अन्याय हुआ है, किसी और ने भी आवाज़ उठाई है इसमें? हाँ, हमारे साथ सब हैं, गोपनीय रूप से हैं, लेकिन वो उन पर टाइम भी नहीं है, फिर दूर दूर रह रहे हैं, साथ ही सबकी हमारी फ़ोन से बात होती है, दूरभाष से सबसे। अच्छा, ये बताइए कि जो अंकुल लाठर हैं, आपने तो टारगेट बना लिया है, जैसा हाई कोर्ट में भी इस समय मुकदमा चल रहा है, तो बुलंदशहर से इलाहाबाद तक तो पहुंच गए आप? बिल्कुल पहुंच गए। अगर इलाहाबाद में संतुष्टि नहीं हुई तो क्या करेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यानी कि इरादा पक्का है? बिल्कुल, जब तक जिंदगी रहेगी, जब तक सांस रहेगा एक भी, तब तक। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य केवल अपने भूखंडों को प्राप्त करने का है और बेईमानों को मात देने का है। कौन बेईमान? बेईमान जो हमारी जमीन को हड़प रहे हैं। कौन? जितने भी हैं माफिया है, विजेंद्र सिंह है एंड बीकेडी विभाग है, इसमें नियुक्त अधिकारी हैं। कौन कौन अधिकारियों के नाम? अधिकारी सभी हैं, जो कलम चला रहे हैं वही अधिकारी हैं। जी जी जी। चलिए, हमारी शुभकामनाएं, और हम तो यही दुआ करेंगे, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप इस लड़ाई को, इस मुकदमे को जीतें और आपको न्याय मिले, और आगे भी अगर कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपकी आवाज़ को आगे उठाएंगे। फ़िलहाल आज के लिए हम विराम देते हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये जो मामला है काफ़ी पेचीदा है, और इसमें धीरे धीरे जिस तरह से पन्ने उल्टे जा रहे हैं, तो एक के बाद एक घपला नज़र आ रहा है, और इस तरह की बहुत सारी सोसाइटियाँ, बहुत सारी समितियाँ, बहुत सारे संगठन देखे जाते हैं कि जो सिर्फ जिनका काम घपला करके धन कमाना रहा है। और जहाँ तक बीकेडीए के वीसी श्रीमती डॉक्टर अंकुल लाठर का सवाल है, तो उनकी कितनी खामी है ये देखना होगा, और कागज़ ये निर्धारित करेंगे कि किसने कितना पाप किया है। बहरहाल इस वक्त इतना ही, आगे हम इस खबर पर अपडेट रहेंगे, तो आप देखते रहिए वर्ल्ड हेडलाइन। मैं चक्रपाणी, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आपने सुना कि राजेंद्र सिंह ने जो कदम उठाए हैं उससे उनकी जान माल को खतरा होने से इनकार नहीं किया जा सकता, और साथ ही प्रशासन को भी इस बात पर ध्यान जरूर देना चाहिए। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि इस मामले में क्या होता है। बहरहाल अभी बहुत से सवाल हैं जिनका उत्तर इस बारे में गंभीर जांच के बाद ही मिलेगा।
हम माननीय हाईकोर्ट इलाहाबाद, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, जिला अधिकारी बुलंदशहर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर, एसडीएम सदर बुलंदशहर और श्रीमान तहसीलदार महोदय बुलंदशहर से अपील करते हैं कि इस मामले में गंभीर होकर कार्रवाई करें ताकि किसी निर्दोष को जान माल का नुकसान ना हो। अभी तक इस समाचार में इतना ही। शेष खबर पार्ट 2 में हम आप तक पहुंचाएंगे क्योंकि बहुत सारे सवाल अभी बाकी हैं। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए वर्ल्ड हेडलाइन। मैं नंदिनी नागर। नमस्कार।